Hello everyone, I hope you all right. So we are back with TIFR 2017. अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के सॉल्यूशंस। पिछले 3 सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो है, कल आई थी, जाके देख सकते हैं। आज के क्वेश्चंस का टॉपिक भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही होने वाला है। ओके, अगर शॉर्ट नहीं देखा है सुबह का तो पहले जाकर देख लीजिए TIFR शॉर्ट्स नंबर 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए। मूविंग अहेड, अच्छा पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, moving with the questions. We discuss with the next question. Okay, आज का क्वेश्चन कहता है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है ना, दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है और दो एलिमेंट है उसमें जी और एच, जिनका सेम, तो इन दोनों का सेम ऑर्डर होगा इफ़ एंड ओनली इफ ऐसा ग्रुप एच एग्जिस्ट करता है जो जी को कंटेन करेगा और जी और एच दो एलिमेंट्स जो हैं ये एच में कंजुगेट। दिस इज एन इफ एंड ओनली इफ थिंग। तो इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट है, तो क्या है उसको हम डिस्कस करें। ऑल राइट, तो सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ध्यान देना है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है और एक सिग्मा यानी एक आइसोमॉर्फिज्म है एच और के बीच में, दो सब ग्रुप हैं जी के, तो हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप ऐसा एस एग्जिस्ट करेगा जो जी को कंटेन करेगा और एक एलिमेंट जी जो इस फाइनाइट ग्रुप में होगा इस तरह होगा कि x और सिग्मा एक्स कॉन्जुगेट होंगे फॉर एनी, यानी कोई भी दो एलिमेंट इसके एच के और के कॉन्जुगेट होंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, साइक्लिक ग्रुप में जो ऑर्डर होता है साइक्लिक ग्रुप का, जो किसी एक एलिमेंट से जनरेटेड है जिसका ऑर्डर एन है, वो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी एन ही होता है। दिस इज वी नो, ठीक है। यानी अगर किसी ग्रुप जी का ऑर्डर एन है तो उससे जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी एन होगा, ठीक है। इनको अब हम यूज़ करें। ऑल राइट, तो जी एक फाइनाइट ग्रुप गिवन है और जी और एच दो एलिमेंट गिवन है और दोनों का सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर है तो उनसे हमें सब ग्रुप बना सकते हैं, ए जो जी से जनरेटेड है और बी जो एच से जनरेटेड है। रेस्पेक्टिवली दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे एन बाय द सेकेंड रिजल्ट। अच्छा, तो यानी एक सिग्मा आइसोमॉर्फिज्म हो गई ए से बी के बीच में, दो सब ग्रुप्स हैं जी के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसा फाइनाइट ग्रुप एच एग्जिस्ट करेगा जो जी को कंटेन करेगा और एक एलिमेंट z ऐसा होगा दैट जेड एक्स जेड इनवर्स इज सिग्मा एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू ए, जहाँ एक्स ए से होगा यानी कि जी और एच बेसिकली कॉन्जुगेट हो, ठीक है, क्योंकि एक्स आपका ए से आ रहा है और सिग्मा एक्स आपका बी से आ रहा है। तो जो जी और एच एलिमेंट्स आपने लिए हैं जिनसे वो जनरेटेड है रेस्पेक्टिवली, तो वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे, वो भी इस बड़े वाले ग्रुप एच में बाय द फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। ये होगा एक साइड इफ एंड ऑनली इफ के लिए। और अगर वो कॉन्जुगेट है एच में तो क्लियरली इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इस रिलेशन से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होता है क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैव द सेम ऑर्डर। उस रिजल्ट से देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लेट करिए कि एच का ऑर्डर एन है और वहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन है और वहाँ से आप ऑर्डर जी एंड ऑर्डर एच सेम दिखा सकते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट के एलिमेंट्स के इसमें सेम ऑर्डर होता है। तो इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं वो जी के अंदर कॉन्जुगेट नहीं है, पर ऐसा हम बड़ा ग्रुप एच ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर वो कॉन्जुगेट हो जाए, पर इसके लिए उन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दिस वन इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मूविंग अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे गिवन है कि ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स मल्टीप्लिकेशन में आइसोमॉर्फिक होता है सब ग्रुप के, अपने सब ग्रुप के, जिसमें रैशनल्स तो हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ऐसा ट्रू है, क्या वो ग्रुप अपने ही सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है इस टाइप के या नहीं है, वो देखते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमने क्या, कुछ प्राइम्स हैं, प्राइम्स को लेट कर लिया p1 हमने लेट किया है 2, p2 3, p3 5 एंड सो ऑन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पी आईज को हमने पी आईज क्यू आईज को प्राइम्स लेट कर लिया, ठीक है, वे पी आईज एंड क्यू आईज ऑफ द सेम। ऑल राइट, और हमने डिफाइन करा एक आइसोमॉर्फिज्म पॉजिटिव रैशनल से अंडर मल्टीप्लिकेशन टू द इंटीजर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का एक इनफाइनाइट सेट ओवर द प्राइम। तो मैपिंग डिफाइंड है, तो पॉजिटिव रैशनल्स है और मैप, तो रैशनल्स का टाइप होता है ए बाई बी टाइप, ठीक है।
तो ए जो होगा, जो इंटीजर है, जो न्यूमरेटर है, बेसिकली ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, ठीक है, एंड बी इज नॉन जीरो। तो ए को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड बी का प्राइम फैक्टराइजेशन किया क्यों एज में। तो मैपिंग इस तरह है कि दिस इज m1 माइनस n1, m2 माइनस n2 एंड सो ऑन। मतलब कि हम एक एक प्राइम को लेंगे और जो भी हमारा प्राइम पहले आएगा हम उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। लाइक P1, लाइक वट एवर द प्राइम इज, जो भी यहाँ सेम प्राइम, जैसे यहाँ P1 है और यहाँ भी Q1 है सपोज, तो जो भी P1 माइनस दिस पावर आएगी, यानी Q1 को ऊपर ले जाने के बाद, न्यूमरेटर में ले जाने के बाद जो भी पावर आएगी M1 माइनस N1, वो फर्स्ट कॉम्पोनेंट, देन M2 माइनस N2, इस तरह हम इसमें एलिमेंट्स, एंड दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो दीज टू आर आइसोमॉर्फिक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। हमारा जो सब ग्रुप था जिसमें रैशनल्स थे, जिनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ऑड थे, वहाँ से सेम ग्रुप पे जो अभी हमने पीछे डिफाइन किया है, बस उसमें अब क्या है, टू हम नहीं ले रहे हैं प्राइम, ठीक है, क्योंकि टू हमारा ऑड नहीं होता है। तो इसीलिए हम मैपिंग सेम डिफाइन कर रहे हैं, मैपिंग विद द टू एक्सेप्शन, यानी अब प्राइम में हम टू नहीं लेंगे, ऐसे हम ले रहे हैं। और दिस इज एन ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। वो देख सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ ऑड आएगा तो टू आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब एग्जाम्पल पे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अगर 2/3 का हमें फंक्शन फाइंड करने है एफ में वैल्यू, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर -1। अब नीचे 2 नहीं है और ऊपर 3 नहीं है, तो ये मैपिंग जाएगी 1 -1 एंड बाकी सब 0। अच्छा, इसी तरह अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट, जैसे 2/3 हमारे पास इस मॉर्फिज्म में नहीं है, इस आइसोमॉर्फिज्म में नहीं है, मगर फिर भी हमें सेम एलिमेंट मिल सकता है। कैसे, हम ले लेते हैं 3/5, 3 पावर 1 एंड 5 पावर -1 हो गया, तो 1 -1 0 0, फिर से सेम चीज़ आ गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 2 को हटा दें तो हमें सेम एलिमेंट नहीं मिल सकता। और इसी वजह से इनका अगर हम कॉम्पोजिशन करें, राइट, तो हम आइसोमॉर्फिज्म हमारे पॉजिटिव रैशनल्स और जो हमारा सब ग्रुप था उसका, उसके बीच में फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और P2 हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारे एलिमेंट्स फिर भी आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी एक एलिमेंट दिखाया। तो इसका इन्वर्स ले लेंगे और उसके बाद कॉम्पोजिशन करेंगे एफ के साथ, तो हमें मिल जाएगा हमारा डेफिनेटली आइसोमॉर्फिज्म। तो इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट था वो हमारा एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव रैशनल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन अपने ही सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, जहाँ पे रैशनल्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऑड है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू नोट इट। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दो मेट्रिसेस गिवन है, जहाँ पे एक्स वाई के बराबर नहीं है और रियल नंबर्स है कोई भी। तो बोला है ये दोनों मेट्रिसेस कॉन्जुगेट है M2R में, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो सिंपल कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A M2R में और कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो A, एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी वो उठाया और A इनवर्स इज इक्वल टू दिस, जो कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन होती है। तो हम लिख सकते हैं A टाइम्स द मैट्रिक्स इज अनदर मैट्रिक्स टाइम्स A। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए तो dy के बराबर है, सी एक्स सी वाई के बराबर, मतलब कि एक्स वाई के बराबर होना पड़ेगा, मगर है नहीं वो, क्योंकि हमें गिवन एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो सी ज़ीरो होना पड़ेगा। ये चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए एक्स और ए एक्स प्लस सी सेम है, तो यहाँ से भी सी ज़ीरो आ जाता है, और बी वाई हमारा बी एक्स प्लस डी के बराबर, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल जाती है। तो यानी कि हम ऐसी मैट्रिक्स चूज़ कर सकते हैं सी को ज़ीरो, ए बी ज़ीरो डी टाइप M2R में, जहाँ पे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, जो भी हमें एक्स और वाई गिवन हो उस मैट्रिक्स में, उसमें हम बी इस तरह चूज़ करें बी और डी कि बी वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस डी हो, जो भी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, जहाँ एक्स और वाई सेम नहीं है, तो हम उन मैट्रिसेस को कॉन्जुगेट बता सकते हैं। तो एक्चुअली हमने कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन से ही प्रूव किया कि वो मैट्रिसेस कॉन्जुगेट हो सकती हैं अगर एक्स और वाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और वो डिपेंड करेगा उस एक्स और वाई पे जो भी हमें एक्स और वाई गिवन, एंड दिस डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। ये किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि बी और डी हम बाद में चूज़ कर रहे हैं जो हमारी एक्स और वाई है उसके हिसाब से। ओके, इसीलिए जो हमारा गिवन स्टेटमेंट था कि मैट्रिसेस कॉन्जुगेट होंगी, ये बिल्कुल सही बात, ये मैट्रिसेस कॉन्जुगेट हैं। ओके, तो मैनी टाइम्स हम डायरेक्टली डेफिनेशन यूज़ करते हैं और उसके बाद उसमें से आउटपुट निकालते हैं। ऑल राइट, तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो पहले जाके देखिए, क्योंकि अब उसका आंसर आने वाला है।
एंड द आंसर जो आज हमने सुबह का शॉर्ट देखा था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट अ ग्रुप। क्वेश्चन आप वहाँ शॉर्ट में देखिएगा, पता चलेगा क्या क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नॉट अ ग्रुप हमने ऐसा क्यों कहा। तो हमने यहाँ दो मेट्रिसेस ली, 1221 और 1002, दोनों ही सिमेट्रिक मेट्रिसेस हैं। ऑल राइट, हमने लिया इनका प्रोडक्ट, वो आ गया 1422। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। सिमेट्रिक नहीं तो ग्रुप नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो ग्रुप नहीं बनाया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। ओके, so I hope you like this video. Thank you very much. If you like it, do like this video, share it with your friends who are all preparing for the TFR, and subscribe to your channel Crackgate. Thank you very much.